नमस्कार, मैं ओशो मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज न्यूज एक्स। इस खास सेगमेंट में नए नई शख्सियत से मिला रहे हैं जो मानवता समाज की भलाई के लिए काम करें। वैसे भी दुनिया में कई तरीके की विविधताएं हैं। कभी हम सीमाओं से बंध जाते हैं, कभी धर्म से बंध जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो सबको जोड़ने के लिए हर चीज करते हैं। ऐसे ही शख्सियत से आज मैं मिलाने जा रहा हूँ, स्वामी मनसूदन साई सर से। आपकी इनिशिएटिव में देखा था 80 देशों से ज्यादा आप काम कर रहे हैं, 34,000 से ज्यादा बच्चों को आपने उनकी एक नया जीवन दिया, काफी इनिशिएटिव लिए। आज जो इवेंट हो रहा है वन वर्ल्ड वन फैमिली, जो हमारे भारत की एक कहें आधार है कि दुनिया को जोड़ना एक परिवार है, इस इनिशिएटिव के बारे में आइडिया कैसे आया और इसके पीछे मोटिव क्या है? जी, हमारे जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन मिशन है जी, उसकी जो मूलभूत भावना है वह है कि पूरा संसार ही एक परिवार है। जी, जो हमारे ही उपनिषद में लिखी हुई बातों से ली गई है, जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा जगत ही एक कुटुंब है, एक परिवार है। तो इस सिद्धांत को अधिक लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, जब ये सोचा गया तब हमने सोचा कि हमारे बहुत अनुयायी जो हैं वो क्रिकेट प्रेमी हैं, और आप जानते हैं भारत में क्रिकेट तो धर्म के बराबर है। बिल्कुल। विश्व भर में क्रिकेट देखा जाता है, लोग उसे लाइक करते हैं। तो हमने सोचा क्रिकेट के माध्यम से क्यों ना ये संदेश को दूर दराज के देशों तक भी पहुंचाया जाए। और सुनील गावस्कर जी हमारे ट्रस्टी हैं, वैसे ही अरविंद डिसिल्वा हमारे ट्रस्टी हैं श्रीलंका फाउंडेशन में, जहाँ पर हमने एक और अस्पताल बनाया है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मिलकर एक ऐसा मैच करें जिसमें इंडिया और श्रीलंका दोनों ही एक प्रतिभागी हो। प्रतियोगिता नहीं है, ये स्पर्धा नहीं है, एक प्रतिभागी हो, भागीदारी हो इसमें, और हम एक संदेश लोगों तक पहुंचाएं कि कैसे भारत के लोगों ने मिलकर श्रीलंका में भी सेवा की है और कैसे श्रीलंका के लोग जो है भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और यही संदेश सारे देशों तक पहुंच जाए तो पूरा विश्व ही एक जो है कुटुंब के रूप में, एक परिवार के रूप में बन जाए। तो इस भावना से इस मैच का आयोजन किया गया। इसके पीछे का मोटिव क्या? हम केवल क्रिकेट या एक स्पोर्ट्स इवेंट समझे कि और भी आगे चल के फ्यूचर में कुछ और प्लान कर रहे हैं कि क्योंकि खेल के जरिए लोगों को जोड़ना इजी हो जाता है। अभी इंडिया है, श्रीलंका और भी किन किन कंट्रीज के प्लेयर आपको हम लोग देखने को मिलेगा, और क्या केवल स्पोर्ट इवेंट ना हो के बाकी चीज इसके पीछे रहेंगी? जी, जैसे मैंने कहा कि ये तो एक माध्यम है जी, क्रिकेट भले ही अपने आप में वो एक स्पोर्ट है या फिर क्रीड़ा है, लेकिन उसके अंदर एक भावना है जिसको हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आज श्रीलंका इंडिया के बीच में हुआ है। पिछले साल ये मिक्स टीम्स थी जिसमें विश्व के कई देशों से खिलाड़ी आकर यहाँ पर खेल रहे थे, और आगे के दिनों में भी हमारे, जैसे आपने कहा, 80 देशों से अधिक जगह पर हमारा कार्य चल रहा है। तो मेरी ये भावना है कि यहाँ पर इतना अच्छा क्रिकेट स्टेडियम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और इतने अच्छे खिलाड़ी यहाँ आते हैं, तो क्यों ना इसका उपयोग करके हम और अधिक देशों को भी इसमें शामिल करें और इस जो संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही साथ हमारे सोच में यह भी आया कि काफी जो गांव के बच्चे हैं उनमें भी बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनके प्रतिभा को दिखाने के लिए उनको अवसर नहीं मिलते, क्योंकि जो भी इसकी ट्रेनिंग या टीचिंग या कोचिंग चाहिए वह जो है बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, इसलिए अधिकतर लोग उसको नहीं पा पाते। पर ऐसे कितने प्रतिभावान बच्चों को ये अवसर न मिलने की वजह से उनके जीवन में एक अच्छा करने का एक जो अवसर है वो भी नहीं मिल पाता। तो उनके लिए हम एक क्रिकेट एकेडमी भी बना रहे हैं जो आज ही लॉन्च हुई है। ये विश्वनाथ गावस्कर एकेडमी है, जो जी आर विश्वनाथ जी वो भी हमारे अनुयायी हैं, सपोर्टर हैं, सुनील गावस्कर जी भी हैं। तो दोनों के मिलने से आज ये एकेडमी शुरू हुई है, और ये छोटी उम्र के बच्चों के लिए है, 12 साल से 17 साल के बीच के लिए। और साथ ही साथ इस एकेडमी में सब कुछ पूरी तरह निःशुल्क है, रहने खाने पढ़ने की सुविधाएं, कोचिंग, उनके जो भी आवश्यकताएं सभी निःशुल्क दी जाएंगी। साथ ही साथ में वो लोग स्कूली पढ़ाई भी कर सकेंगे, जो ओपन स्कूलिंग के माध्यम से वो अपने पब्लिक एग्जाम्स भी लिख सकेंगे। तो आइडिया ये है कि ये क्रिकेट का जो ग्राउंड है वो सिर्फ एक मैच का कारण न बने, बल्कि साथ ही साथ में आने वाली पीढ़ी को भी ऐसे ऊपर आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, और इतने महानुभावों के साथ हम ये और भी अच्छे से कर सकते हैं, इस विश्वास से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप एजुकेशन फ्री किए हैं, जबकि आज के समय सबसे महंगा है। कैसे आप इसे चला पाते हैं? इसके पीछे मोटिव कहाँ से आपको एक प्रेरणा मिली? और मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो कैसे करते हैं और पूरा क्या प्रोसेस है आप बताएं। अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे, जो इसमें आना चाहे समाज की भलाई के, वो कैसे आ सकता है? जी, मैं भारतीय परंपरा के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, अन्न, जिस तीन क्षेत्र में हम कार्य करें वो पहले से ही वो निःशुल्क ही थी। कोई उसे
एक व्यापार नहीं बनाकर रखता था, लेकिन कुछ पिछले दो क्या कहें शतक जो है उसके अंदर ये सब एक तरह से व्यापारीकरण हो गया इन सब का। अब जब से ये हुआ तब से आप देखेंगे भारत की परंपरा की अवनति होती है। तो प्राचीन गुरुकुलों में या प्राचीन वैद्यशालाएं जो होती थी या फिर मंदिर जो अन्न क्षेत्र होते थे जहाँ पर सभी को बराबर का अधिकार होता था शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और भोजन के ऊपर, तो वैसे ही भारत को पुनः जीवित करने के लिए उसकी कल्पना से हम ये कार्य कर रहे हैं। तो ये सिद्धांत है हमारा, और ये बाबा सत्यसाई बाबा जिसके भक्त हैं हम सब, और उनकी प्रेरणा है कि उन्होंने सबसे पहले ये सोच बताई कि क्यों इसको हम पूरी तरह निःशुल्क दें ताकि लोगों के में एक बराबरी हो, लोगों को समान अवसर मिले, तभी समाज का उद्धार हो सकता है। तो अमीरों को बेहतर अवसर और गरीबों को वंचित कर दिया जाए, ये किस तरह के समाज का निर्माण करेगा। तो इस भावना से इसको समान करने के उद्देश्य से हम ये कर रहे हैं। और कैसे चलता है ये सब, तो बहुत सारे लोग हैं जो इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं, जो देश विदेश से हमें सपोर्ट करते हैं, मुख्यतः कॉर्पोरेट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी अब भारत में जो पूरी तरह मान्य है, तो अलग अलग कंपनियों के लोग इसको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे कई लोगों की मदद से और सरकार की भी मदद से, सभी की मदद से हम ये चला रहे हैं। और अब तक की 14 साल होने को आए, जिसमें कोविड का समय भी था। तो मैं कह सकता हूँ 12 साल की अवधि में जो भी कार्य हुआ है ये सभी की भागीदारी से हुआ है, और आगे भी सभी की भागीदारी से ही आगे बढ़ सकता है। पर जब तक हमारे सिद्धांत है कि हम किसी को इन बातों के लिए कम से कम किसी से हम पैसे ना लें, जो कि सबका मूलभूत अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, ये तो हर मानव का अधिकार है, चाहे वो किसी भी देश में पैदा हो। तो उसी भावना को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे सारे कार्यक्रम जो 80 देशों में चल रहे हैं, कई अस्पताल भी हैं, स्कूल्स हैं, सभी वहाँ भी निःशुल्क ही चल रहे हैं। भले ही वहाँ भारत की परंपराएं ना हो, लेकिन उनको भी हमने यही सिखाया है कि पूरा वसुधैव कुटुंबकम, जगत ही हमारा परिवार है, सारे बच्चे हमारे, और सभी का ख्याल रखना हमारा धर्म है। तो इस तरह से जो ये सिखा रहे हैं वो बड़ी अच्छे सुचारू रूप से भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमारी शिक्षण संस्थाओं में जैसे लोग कहते हैं कैसे चलती है ये संस्थाएं, तो उसके 2 आधार है। एक तो जन यानी लोग सही होने चाहिए आपके पास, और दूसरा धन, जो आपकी जो भी आपके साधन की संसाधन की आवश्यकता है वो भी पूर्ति होनी चाहिए। तो संसाधन के बारे में मैंने तो बताया अभी कि काफी लोग देश विदेशों से इससे जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक जन का भाव है, जहाँ तक लोगों की जो प्रश्न है कि कौन किसके साथ जुड़ता है, तो हमारे विद्यार्थी जो हमारे यहाँ पढ़े हुए वही आज हमारे अध्यापक बन गए हैं, और हमारे ही बच्चे जो डॉक्टरी पढ़े हैं वही हमारे डॉक्टर्स बन गए हैं। तो इस तरह हमारे लोग जो हमारे इस मिशन की वजह से जिनको कुछ फायदा पहुंचा है, वही कृतज्ञता से, अपने ही ग्रेटिट्यूड से, ग्रेटफुलनेस से वापस इस संस्था से जुड़ जा रहे हैं। इस तरह ये संस्था बढ़ती चले जा रही है और अगली पीढ़ी इससे जुड़ गई है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अगली पीढ़ी इसे और भी अच्छे से चला पाएगी। तो इस तरह ये जो है शाश्वत रूप से चलता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपके देख रहा था काम तो बहुत सारे हैं, जिसे गिनना तो संभव नहीं है। मेरे 2 चीजों पे नजर पड़ी। 34,000 से ज्यादा बच्चे जो जन्मजात से हृदय रोग से पीड़ित थे, साथ में आप 10 मिलियन से ज्यादा बच्चों को पोषण दे रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएं हमारे दर्शकों, क्योंकि इंडिया न्यूज लगभग 15-16 राज्यों में देखा जाता है और न्यूज एक्स पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, 196 कंट्रीज में, वहां तक भी ये बातें जा रहे हैं। जी, तो मुख्यतः हम ये 3 क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं: पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। सो हेल्थ केयर की बात आपने बताई कि सबसे पहले हमने पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल, जो बच्चों के जन्मजात हृदय संबंधित जो भी रोग है उसका इलाज करता है। तो आज पिछले 10 साल से अस्पताल चल रहे हैं। 5 बड़े अस्पताल है भारत भर में। हरियाणा पलवल में है, खारगर मुंबई में है, रायपुर छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना हैदराबाद के पास वाली मुदनहल्ली जहाँ पर भी कर्नाटक में है वहाँ पर भी है। तो इन अस्पतालों के माध्यम से 34,000 बच्चों का हृदय का निःशुल्क इलाज किया गया है, और लाखों को बाकी की जो सुविधाएं भी है दी गई है इस अस्पताल के माध्यम से। साथ ही साथ में अन्नपूर्णा का हमारा एक कार्यक्रम है, जो सरकारी शालाओं में, विद्यालयों में सुबह का प्रातःकालीन भोजन प्रदान करता है। तो बच्चे भूखे पेट आएंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ये इस सोच से तो सुबह सुबह उन्हें जो है ये रागी के आधार पर बनाया हुआ या फिर चॉकलेट, मॉल्ट या इस तरह का एक पेय पदार्थ जो है पूरी तरह पौष्टिकता से परिपूर्ण है, वो साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया है, जिससे कि उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, उसकी आपूर्ति हो सके। तो ये जो पोषक जो पेय पदार्थ है वो सभी शालाओं में हम दे रहे हैं। अभी 1.5 लाख के करीब शालाओं में है और 25 राज्यों में है, क्योंकि आपने कहा 16 राज्यों में लोग दिखते हैं, तो उनसे भी मैं कहता हूँ जाके जुड़े, कुछ नहीं तो कम से कम सुबह जाए अपने शाला में जहाँ पर ये कार्य चल रहा है और अपने श्रमदान करें, सेवा प्रदान करें, तो बच्चों से बात करें। ये भी एक उनकी सेवा शक्ति। और भी किसी तरह से जुड़ना चाहें
तो भी जुड़ सकते हैं। तो ये पोषण के वहाँ पर है। और फिर हमारा शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि कर्नाटक में हमारी अधिकतर शालाएं हैं, यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर और मेडिकल कॉलेज भी, जहाँ पर सब कुछ सारी शिक्षा जो है पूर्णतः निःशुल्क रूप से प्रदान की जाती है। जैसे नाइजीरिया में भी एक बड़ा विद्यालय हमने बनाया है और देश विदेशों से भी अब ये मांग आ रही है कि वहाँ पर भी जो है सिर्फ शिक्षा नहीं, सिर्फ उचित शिक्षा नहीं या निःशुल्क शिक्षा नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाए। तो हमारे यूनिवर्सिटी में ऐसे बच्चों को तैयार कर रहे हैं जो आगे भावी भविष्य के हमारे शिक्षक बन जाएंगे और उन्हें हम देश विदेश भेजेंगे, जहाँ पर ऐसी शिक्षा प्रणाली को वहाँ भी स्थापित किया जा सके। तो एक बड़े उद्देश्य से ये कार्य चालू है इन 3 क्षेत्रों में। आपने इंस्टीट्यूट की बात की, मैं देख रहा था वो लंबे वक्त से अच्छा काम कर रहे हैं और आप रिसर्च ग्रामीण अंचल में एजुकेशन हेल्थ सब पे कर, लेकिन इसे लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए रोड मैप क्या है और क्या सोचे आप आगे फ्यूचर में 5 साल 10 साल में आप कहाँ देख रहे हैं? इसमें पहले भी बताया कि हम जब शुरू किए थे तो हाँ, यहाँ पर 5-10 लोग ही थे जिन्होंने ये कार्य शुरू किया, पर ये 13-14 साल की अवधि में लाखों लोग इससे जुड़ गए हैं देश विदेश से। वो हमें नहीं जानते थे, हम भी उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्होंने ये कार्य देखा, उसके पीछे जो उद्देश्य है, उस निस्वार्थ भाव देखा और उसका जो परिणाम देखा, किस तरह समाज का भला हो रहा है, तो कितने लोग हमसे आकर जुड़ गए हैं और उन सब की मदद से चल रहा है। तो मेरा मानना है कि मानवता अभी भी जीवित है। कितने ही लोगों के अंदर देश की सेवा करने का भाव है, गरीबों की सेवा करने का भाव है और वो एक अवसर ढूंढ रहे हैं कि किनके साथ जुड़ के हम ये कर सकें। और आपके माध्यम से मैं सभी को इसके लिए प्रेरित करना चाहूंगा और आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे सब भी जुड़े ऐसी संस्थाओं से जो भी उनके आसपास में हो। हमारी संस्था से जुड़ना चाहें तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो लगभग सभी जगह पर है देश में, किसी न किसी माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। नहीं तो आप जो भी संस्था है आपके आसपास उसको आप जाकर सपोर्ट कीजिए, परंतु हर व्यक्ति का धर्म है कि किसी और व्यक्ति की चिंता वो करे। अपनी चिंता करके अपने ही स्वार्थ में जीना वो सही तरह का जीवन नहीं है। एक और को भी अपने साथ लेकर चले, उसका भी हम ख्याल रखें, उनको भी जीवन में ऊपर बढ़ने के लिए एक अवसर प्रदान करें। यदि हमारी शक्ति और सामर्थ्य है तो तब हम सही मानव होंगे। तो ये संदेश तो सभी के लिए। बिल्कुल। आखिरी 2 सवाल, क्योंकि आप इतनी व्यस्तता है आप इसमें, बस आखिरी 2 सवाल ये है कि अन्नपूर्णा मॉर्निंग न्यूट्रिशन बहुत कमाल का इनिशिएटिव है। महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स में क्या और चीजें आप लाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि उनके बिना समाज में भागीदारी और सशक्त समाज नहीं बन सकता। तो हम और कौन कौन से गेम देख सकते हैं जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ के देखने को मिले? पहले तो यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर तो बालिकाएं भी पढ़ती हैं, महिलाएं भी पढ़ती हैं, तो उन सबको वही अवसर मिलते हैं जो लड़कों को मिलते हैं, कोई उसमें भेद है ही नहीं। तो उनको भी उतने ही स्पोर्ट्स के भी अवसर है, चाहे संगीत हो, चाहे चित्रकला हो या पढ़ाई हो, सबके अवसर बराबर मिलते हैं। तो वो है। लेकिन अभी हमने ये शुरुआत बस 2 साल का ये हमारा प्रयत्न है, पर आगे महिलाओं के लीग के लिए भी, उनके लिए भी हम यहाँ पर कर सकते हैं मैचेस। अभी ये पिच पूरी तरह सेट हुआ है और मैंने कहा भी है हमारी टीम को कि आगे आने वाले समय में केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि स्पेशली एबल्ड जो दिव्यांग जन होते हैं उनको भी हम स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित करें, क्योंकि अभी दिव्यांग पैरा एथलेटिक्स में भी, पैरा ओलंपिक्स में भी हमारा देश बहुत अच्छा कर रहा है। तो उनको भी एक अवसर मिले, महिलाओं ही नहीं बल्कि बाकियों को भी अवसर मिले। तो ये पूरी फैसिलिटी ओपन है, ये फ्री है। जिसको इसका उपयोग करना है वो आगे आए और बात करें हमारी संस्था के सदस्यों से और हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और सबके लिए इसमें एक अवसर है। बिल्कुल। लास्ट में सवाल, देश और समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहते हैं कि यदि हम सभी को अपने परिवार का एक अंग मान ले, सभी को अपने परिवार का एक सदस्य मान ले, तो हमें किसी से जानने की जरूरत नहीं कि हमें क्या करना है। हम सभी से प्रेम करेंगे और सबकी सेवा करेंगे और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जानते हुए। ऐसा समाज बन जाए, ऐसा देश बन जाए, ऐसा विश्व बन जाए तो कितना अच्छा हो। फिर किसी दूसरे स्वर्ग की कामना किसी को नहीं रहेगी। तो हम अपने ही घर को स्वर्ग बना सकते हैं, अपने ही समाज को स्वर्ग बना सकते हैं, अपने ही देश और विश्व को स्वर्ग बना सकते हैं यदि हम सभी परस्पर प्रेम और सेवा के भाव से एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे का आदर करें और एक दूसरे की सहायता करें। थैंक यू सो मच सोनल जी, आपने इतना वक्त निकाला, इतनी अच्छी बातें की। आई होप समाज इससे कुछ नई चीजें सीख के जाएगा और अच्छा ही करेगा। थैंक यू। थैंक यू। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ एक्स।